हेलो एवरीवन, मैं हूं आर.एस. मोदगिल और आज मैं आपको बताऊंगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। देखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है हमारे पास जब भी हम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को किसी मेटल सरफेस पे फॉल कराते हैं तो उससे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। और ये जो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फिनोमिना है इसी को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, हमारे पास डेफिनेशन है फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल when radiation of suitable frequency fall on it is called photoelectric effect। तो देखो, इसमें मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस पे हम लाइट को फॉल करा रहे हैं और लाइट को फॉल कराने से मेटल्स के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं बाहर, तो उस चीज को समझने के लिए पहले थोड़ा देखो एटम्स के बारे में। देखो, सभी को पता ही है कि एटम्स क्या होते हैं कि सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है एटम्स के, और उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, बाहर जो शेल्स होती हैं स्टेशनरी ऑर्बिट जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे सोडियम का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे, सेकेंड में 8 आ जाएंगे हमारे पास और लास्ट शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा कि लास्ट शेल में देखो, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर शेल में हमारे पास न्यूक्लियस के और इसके बीच की अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, वीक होगी। तो वीक होगी तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम बाहर निकाल सकते हैं इजिली, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो वीक फोर्स है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो अब जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन अपनी आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहा होगा उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी हमें इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। तो वो कम से कम एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को देनी पड़ती है उसकी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसको यहाँ से बाहर निकालना चाहता हूँ, इसको फ्री करना चाहता हूँ, तो जितनी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उतनी ही एनर्जी मुझे, उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी मुझे इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। तो वो कम से कम एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं उसकी आउटर मोस्ट शेल से उसे बाहर निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। देखो, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन को हम फाई नोट से भी दिखा सकते हैं या फिर हम इसको डब्ल्यू नोट से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। वो कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को उसके मेटल सरफेस से या फिर इलेक्ट्रॉन्स को उसके आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो उसको फाई नोट से या डब्ल्यू नोट से डिनोट कर सकते हो आप। और इसका जो यूनिट होती है हमारे पास, यूनिट वर्क फंक्शन की, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, वर्क फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया यहाँ से। अब देखो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। अब ये जो हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं ये मेटल से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि मेटल किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है, तो इट मीन्स मेटल से भी बाहर आएंगे, क्योंकि मेटल्स भी किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना है हमारे पास, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक स्विचेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट ले रहे हैं और उसको हम मेटल सरफेस पे फॉल करा रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं हम, ये हमने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब ले रखी है, ठीक है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब है ये अंदर से वैक्यूम है, ठीक है, एयर भी प्रेजेंट नहीं है इसमें। ये क्वार्ट्ज विंडो है हमारे पास, क्वार्ट्ज विंडो है जो ट्रांसपेरेंट विंडो है। ट्रांसपेरेंट क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारे पास रेडिएशन इसके अंदर फॉल कर सके, ठीक है। और ये हमारे पास हमारे पास एक, इसको एमीटर बोलते हैं, जहां से हमारे पास ये मेटल प्लेट है जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कलेक्टर प्लेट है ए, ठीक है, जिसको हम कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, देखो ये वोल्ट मीटर है, एमीटर लगाया हुआ है, माइक्रोमीटर लगाया हुआ है जो करंट को मेजर करेगा, जो इस सर्किट में फ्लो करेगा। वोल्ट मीटर लगाया हुआ है जो वोल्टेज को बताएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है जिससे हम क्या कर रहे हैं, बैटरी की हेल्प से हम इस ए को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अब देखो, मैंने वर्क फंक्शन के बारे में बताया आपको कि वर्क फंक्शन जो है हमारे पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब कुछ हमारे पास होते हैं, जैसे हमारे पास सीजियम एलिमेंट ले लेते हैं हम, तो सीजियम का जो वर्क फंक्शन होता है
वो आता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है वर्क फंक्शन। और हमारे पास जो प्लेटिनम आता है, प्लेटिनम का वर्क फंक्शन आता है हमारे पास 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है। जिस मेटल का वर्क फंक्शन कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आएंगे, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा देर से बाहर आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और देखो एटम के साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर एटम का साइज कम होगा, देखो अगर मैं यहीं पे बनाता हूं, ठीक है, अगर एटम का साइज स्मॉल होगा तो देखो अगर यहाँ पे शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके और इसके न्यूक्लियस के बीच का और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर क्या है कि देखो थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यानी कि जिस हमारे पास मेटल है जिसके एटम का साइज स्मॉल होगा, ठीक है, उसका वर्क फंक्शन भी हमारे पास ज्यादा होगा। जिसके एटम का साइज बड़ा होगा उसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा, कम होगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर हम यही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास देखो यहाँ पर ये जो मेटल प्लेट हम लेके चल रहे हैं, ये हम जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, वो ले सकते हैं। जैसे हमारे पास लिथियम आ जाता है, ठीक है, लिथियम ले सकते हैं। ठीक है, और सोडियम ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम, लिथियम और सोडियम दोनों ऐसे हैं हमारे पास एलिमेंट, अल्कली मेटल्स, जो विजिबल लाइट के लिए भी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास और ले सकते हैं हम जिंक ले सकते हैं। ठीक है, कैडमियम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे हैं जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, ओनली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए। जिंक और कैडमियम जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए शो करते हैं, और लिथियम और सोडियम ऐसे हैं जो हमारे पास विजिबल लाइट के लिए भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, ये सोर्स है, सोर्स से हमारे पास रेडिएशन आएगी, और रेडिएशन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये रेडिएशन जब इस मेटल सरफेस पे फॉल करेंगी तो इसकी जो लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल प्लेट से बाहर आना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इस प्लेट को हमने पॉजिटिव किया हुआ है, इसको पॉजिटिव किया हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, और ये जो प्लेट है हमारे पास इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस वायर में जाएंगे और यहाँ से ये सर्किट में फ्लो करेंगे, सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो माइक्रोमीटर हमने लगा रखा है, ये इसमें से जो करंट फ्लो करेगा किसकी वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, आई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। अगर करंट हमारे पास इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर जा रहे हैं तो करंट हमारे पास उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो माइक्रोमीटर हमने लगाया है ये हमारे पास करंट को मेजर करेगा, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी, जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी वो हमारे पास वोल्ट मीटर मेजर करेगा। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ही लगाते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यानी कि रेडिएशन फॉल करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास करंट आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, यहां से हमने क्या किया, हमने एच न्यू फ्रीक्वेंसी एनर्जी की, एच न्यू एनर्जी की लाइट को हमने फॉल कराया। अब देखो कुछ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी हम फॉल करा रहे हैं मेटल सरफेस पे, कुछ एनर्जी तो हमारे पास यूज होगी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, और बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगी, बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मेटल के प्लेट्स के सरफेस से बाहर निकलेगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी अपनी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखो अगर मैं एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ, अगर मैं ई एनर्जी की रेडिएशन फॉल करा रहा हूँ तो ई इज इक्वल टू एच न्यू है, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा वर्क फंक्शन के प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी यहाँ पर वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा होगा, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 12 mv²। ठीक है, और वर्क फंक्शन वो है
जितना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जितनी भी रेडिएशन मैं फॉल करूंगा उसमें से कुछ पार्ट हमारे पास किस में यूज होगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज होगा, और बाकी की पार्ट जो होगा एनर्जी का वो किस में जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में यूज होगा, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमारा। अब देखो हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे पोटेंशियल के क्या इफेक्ट्स होते हैं, उन इफेक्ट्स को हम थोड़ा देखेंगे। तो इसमें देखो हमने क्या करना है, हमने एक ग्राफ भी प्लॉट करना है कि हमारे पास जो पोटेंशियल को चेंज करेंगे हम और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो भी देखेंगे हम। यहाँ पर देखो पोटेंशियल को चेंज करने का मतलब क्या है कि ये जो हमने कलेक्टर प्लेट है, इस कलेक्टर प्लेट, इसको कलेक्टर प्लेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। और इस कलेक्टर प्लेट को हमने क्या कर रखा है, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो उसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इस पोटेंशियल में चेंज लाना है। पोटेंशियल में चेंज आने की वजह से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज आएगा उसको हमने देखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सोर्स हमारा है, सोर्स से जो लाइट आ रही है, एक तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखना है, दूसरा हमने उसकी इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट रखना है। देखो इंटेंसिटी को कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं हम, इंटेंसिटी को ये है कि ये जो सोर्स है इसकी पोजीशन को हमने फिक्स रखना है, यानी कि ये जो मेटल प्लेट है और ये जो सोर्स है इसके बीच का डिस्टेंस हमने फिक्स रखना है। अगर इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी तो सेम इंटेंसिटी की लाइट इस पर फॉल करेगी। तो उससे क्या होगा, हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी भी सेम जाएगी, इंटेंसिटी भी सेम जाएगी। हम चेंज किस में लेके आएंगे, सिर्फ पोटेंशियल में। यानी हमने ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल हम दे रहे हैं कलेक्टर प्लेट को, हमने इसमें चेंज लाना है और उसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास हमने क्या किया हुआ है, ये जो हमारे पास हमने पॉजिटिव पोटेंशियल था हमारे पास, ये जो कलेक्टर प्लेट है इसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है बैटरी के। पहले हम क्या करते हैं, मान लो हमने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं दिया हुआ, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, ठीक है। अगर मैंने इसको जीरो पोटेंशियल दे रखा है तो होगा क्या, देखो यहाँ से जो हमारे पास एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल प्लेट पे फॉल करेगी, तो वो क्या करेगी, मेटल प्लेट में जो एटम्स है उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी। तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स के पास हमने देखो पहले भी पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी कि हमारे पास जितनी रेडिएशन फॉल करती है उसकी जितनी एनर्जी होती है उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज होती है और बाकी की जो एनर्जी है वो किस में यूज होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जितनी भी एनर्जी आ रही है हमारे पास लाइट की, वो कुछ तो हमारे पास किस में यूज हो जाएगी, वर्क फंक्शन में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी की रेस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखाई देगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट हो रहे हैं मेटल सरफेस से, तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंचेंगे कलेक्टर प्लेट पे। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम 4 या 5 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ पे करंट आना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखो ग्राफ साथ साथ मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर जीरो पोटेंशियल है तो कुछ ना कुछ करंट हमारे पास आएगा, थोड़ा बहुत लेट कर लो, यहाँ पे ये करंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, अब मैंने क्या किया, इसको लेट कर लो, मैंने इसको जीरो की बजाय मैं इसको कर देता हूँ +2 वोल्ट कर देता हूँ, +2 वोल्ट मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो जब यहाँ पर मैंने एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट कराई, मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि यहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है, 200 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो पहले जब यहाँ पर जीरो पोटेंशियल था तो 4-5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसकी वजह से ये स्मॉल करंट आ गया हमारे पास, ठीक है। और अब क्या होगा, मैंने इसको +2 वोल्ट दे दिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, और अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल भी दे दिया। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर इस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पोटेंशियल देना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पहले अगर 4-5 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप आ रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पर कोई खींचने वाला भी बैठा है उनको, तो 4-5 की बजाय ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसके कारण करंट भी इंक्रीज करेगा। तो मान लो यहाँ पे करंट भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। पहले ये करंट था, अब ये करंट हो गया, ठीक है। अब फिर होगा, अब यहाँ पर मैंने 2 वोल्ट की बजाय लेट कर लो, मैंने यहाँ पर कर दिया वो +5 वोल्ट कर दिया। अब मैंने +5 वोल्ट कर दिया, तो पहले +2 वोल्ट किया था तो 10 इलेक्ट्रॉन खिंच गए थे, यहाँ से एक्सेलरेट हो गए थे। अब क्या होगा, +5 वोल्ट कर दिया
तो मान लो यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो अब 20 इलेक्ट्रॉन्स खिंच जाएंगे तो उससे क्या होगा, 20 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट आएगा, क्योंकि हमारा जो करंट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में से फ्लो करेंगे उतना ज्यादा करंट आएगा, ठीक है। तो 20 इलेक्ट्रॉन से और ज्यादा करंट आएगा, तो यहां पर देखो करंट फिर इंक्रीज कर जाएगा। अब मैंने इसको कर दिया +20 वोल्ट, +20 वोल्ट कर दिया, तो +20 वोल्ट करूंगा तो पहले 20 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अब लेट कर लो मेरे पास जो है 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो उससे करंट फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे बढ़ता जाएगा करंट की वैल्यू। अब मैंने इसको कर दिया, लेट कर लो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 30 वोल्ट कर दिया, +30 वोल्ट, +30 वोल्ट करूंगा तो और ज्यादा 70-80 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो उससे करंट इंक्रीज करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक वैल्यू के बाद हमारे पास करंट क्या होगा, इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये इस मेटल प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, इजेक्ट हुए थे, वो हमारे पास फिक्स थे। वो कितने थे हमारे पास, वो सिर्फ 200 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब ये सारे 200 इलेक्ट्रॉन जो मेटल की प्लेट से के सरफेस से इजेक्ट हुए हैं, वो सारे जब इधर पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद हमारे पास, मैं यहाँ पर वोल्टेज कितनी भी बढ़ा दूं, यहाँ पे मैं +60 वोल्ट कर दूं, +70 वोल्ट कर दूं, कितनी भी वोल्टेज बढ़ा दूं, तो उससे क्या होगा, हमारे पास करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने थे वो सारे यहाँ पहुंच चुके हैं। तो 200 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आएगा वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट इंक्रीज करना बंद हो जाएगा, यहां से ये सैचुरेशन आ जाएगी इसमें, ठीक है। मतलब मैं वोल्टेज कितनी भी बढ़ाऊंगा तो करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ये सैचुरेशन आ जाएगी। ये हम कोई भी एक इंटेंसिटी I1 लेके चल रहे हैं, ठीक है, किसी भी एक इंटेंसिटी I1 के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है, अब देखो हमने क्या किया, हमने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, पोटेंशियल को इंक्रीज करने से क्या हुआ, हमारे पास करंट में भी इंक्रीज हुआ, और कुछ टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो गया। ये जो सैचुरेशन आ रही है ये किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हैं वो फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं हुए, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करंट को वापस जीरो करना चाहते हैं। तो अगर हम करंट को वापस जीरो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से पोटेंशियल को डिक्रीज करता हूँ तो करंट भी हमारे पास देखो क्या होगा, यहाँ से डिक्रीज होगा। लेकिन वो क्या होगा, जब हमारे पास पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो करंट हमारे पास जीरो नहीं होगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं। तो उसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। नेगेटिव पोटेंशियल क्यों देंगे, देखो नेगेटिव पोटेंशियल से कैसे जीरो हो सकता है, क्योंकि देखो पहले मैं इस प्लेट को पॉजिटिव दे रहा था, पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करा रहा था, लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव पोटेंशियल देता हूं तो देखो इलेक्ट्रॉन्स पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं इन सब पे नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे इस प्लेट को भी मैं नेगेटिव दे देता हूँ, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे थे ये इसको रिपेल करेगी, ये कलेक्टर प्लेट उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही इस वायर में फ्लो कर पाएंगे, तो उससे करंट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करना है तो हम कुछ उसे नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कराते हैं। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो हो जाता है, क्योंकि ये इसको रिपेल करता है तो इलेक्ट्रॉन्स प्लेट तक पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से करंट नहीं आता। तो करंट को जीरो करने के लिए हम उसे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। तो जैसे जैसे देखो हम क्या करेंगे, इसमें पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ये एक पोटेंशियल पे जीरो हो जाएगा, और इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्लेट तक पहुंच ही नहीं पा रहे इसके रिपल्शन की वजह से, ठीक है, तो इसलिए इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास किसी एक इंटेंसिटी की वैल्यू के लिए था। अगर मैं कोई दूसरी इंटेंसिटी ले लूं, लेट कर लो मैं I2 इंटेंसिटी ले लेता हूं, थोड़ी ज्यादा, I1 से थोड़ी ज्यादा, तो इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनका सेम क्यों रहेगा, ठीक है। ऐसी अगर मैं एक और इंटेंसिटी के लिए ले लेता हूं I3 के लिए, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इनका सेम रहेगा, ठीक है। स्टॉपिंग यहां पर देखो I3 ज्यादा है I2 से और ये I1 से, स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का सेम आ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों सेम आ रहा है, देखो यहां से हम जो एनर्जी की लाइट फॉल करा रहे हैं
उसमें से कुछ हमारे पास एनर्जी किस में यूज हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज हो रही है, और बाकी की एनर्जी किस में जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। तो हमारे पास एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी चेंज नहीं आएगा। तो यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर मैं यहां से एनर्जी में चेंज लेके आता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूं लाइट की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहां से बताता हूं, मान लो मैं कहता हूं कि यहां से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहां से फॉल कराई, इस पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मैं फॉल करा रहा हूं, उसमें से ये लेट कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किस में यूज होगी हमारे पास, उसको इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, और बाकी की एनर्जी किस में जाएगी, हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो जाएगी उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में। ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैंने दी उसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किस में यूज होगी, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, और बाकी की जो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो किस में यूज होगी, उसको काइनेटिक एनर्जी देने में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देता हूँ, मैंने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी, तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज होगी, और बाकी की हमारे पास जो आएगी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वो किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो इससे देखो क्या है, अगर मैं बाहर से ये जो एनर्जी मैं फॉल करा रहा हूं, अगर मैं इस लाइट की एनर्जी को इंक्रीज करता हूं या इसकी मैं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूं, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हमने एनर्जी को फिक्स रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी। तो उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तीनों के लिए सेम आएगा। इंटेंसिटी में कितनी भी बढ़ा दूं लेकिन हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों का क्या आएगा, सेम आएगा। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे कि अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट लेते हैं तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट लेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। ठीक है, जैसे हमने इंटेंसिटी का लिया था, ठीक है, हमने जो हमारे पास लाइट थी उसको हम कुछ डिस्टेंस दूर करते रहे थे तो उससे हमारे पास करंट की वैल्यू कम हो रही थी। लेकिन जब हम सोर्स को पास लेके जाएंगे मेटल प्लेट के तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो उससे करंट भी इंक्रीज हो रहा था। अब हम फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को देखना चाहते हैं। तो देखो, आपने पढ़ा होगा आइंस्टाइन रिलेशन जो था हमारे पास, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है हमारे पास। ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक कांस्टेंट, और E हमारे पास होती है एनर्जी। यानी कि देखो यहां इस रिलेशन से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, तो एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर मैं किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो इट मीन्स मैं क्या बढ़ा रहा हूं, लाइट की एनर्जी बढ़ा रहा हूं। क्या बढ़ा रहा हूं, एनर्जी बढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो उस लाइट की एनर्जी बढ़ेगी। तो हमने पढ़ा था कि जब भी हम क्या करते हैं, जितनी भी रेडिएशन मेटल प्लेट पे फॉल करती है उसमें से कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज करती है, जिसको हम वर्क फंक्शन का नेम दे रहे थे। ठीक है, और बाकी की एनर्जी किस में यूज होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज होती है। तो यहां पर भी देखो क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट ले रहे हैं। तो अगर मैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट ले रहा हूं तो उस अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट का मतलब क्या है कि अलग अलग एनर्जी ले रहा हूं लाइट की। तो उससे क्या होगा कि अगर मैं कम एनर्जी ले रहा हूं लाइट की तो उसमें से कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा वो कम एनर्जी से बाहर आएगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट ले रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लाइट की एनर्जी ज्यादा, तो एनर्जी ज्यादा होगी तो कुछ उतना ही पार्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में यूज होगा। बाकी की जो एनर्जी ज्यादा बड़ी है हमारे पास वो किस में जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, फिर अगर मैं और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट लेता हूं तो एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल प्लेट से बाहर आ रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है तो हमने जो डायग्राम देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ठीक है, उसमें यहां पर हमारे पास एक कलेक्टर प्लेट थी C और ये हमारे पास एमिटर प्लेट थी। ठीक है, तो यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर आ रहे हैं ज्यादा एनर्जी से, तो हम कलेक्टर प्लेट को क्या करते थे, नेगेटिव पोटेंशियल देते थे ताकि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करे, उसको रोक सके। तो अगर यहां से ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं
तो यहाँ पर उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर कम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करके जा रहा है तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कम नेगेटिव करना पड़ेगा प्लेट को। तो ज्यादा एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे हमें पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं यहाँ से कि किस तरह से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की और स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इनमें क्या रिलेशन आता है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं और स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है सी, यहाँ पर जो नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं उसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ से देखो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर मैं लेता हूं तो तीनों से हमारे पास जो करंट आता है वो सैचुरेशन करंट सेम आता है। अब ये सैचुरेशन करंट सेम क्यों आ रहा है, सैचुरेशन करंट यहां पर सेम आएगा, यह आएगा सैचुरेशन करंट। लेकिन हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो तीनों से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, तीनों को V03, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर कम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकल रहा है, क्यों, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी कम रखी हुई है तो एनर्जी भी कम है, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी हमारे पास, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो सी प्लेट को, कलेक्टर प्लेट को हमें कम नेगेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, कम नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसको दिखा रखा है हमने -V01, ठीक है। अब सेकंड टाइम पे हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल प्लेट से बाहर आएगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसी थर्ड केस में तो यहाँ पर देखो ये फ्रीक्वेंसी V1 है, ये V2 है और ये ν3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा ν3, ν2, ν1, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ठीक है। तो तीनों केस में ऐसे होगा, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएगा, तो उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों फ्रीक्वेंसीज में अलग अलग आएगा। लेकिन सैचुरेशन करंट, जो करंट आ रहा है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी किया था कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ती है लाइट की उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और जो करंट है हमारे पास वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, करंट उस पर डिपेंड नहीं करता। करंट डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो करंट 100 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग आएगा, कम आएगा। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो करंट ज्यादा आएगा, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो करंट और ज्यादा आएगा। तो करंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम निकलते हैं जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, जब हम सोर्स को पास लेके जाते हैं मेटल प्लेट के, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, हम इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं यहां से हमें देखने को मिलता है कि करंट तो हमारे पास क्या आ रहा है, सैचुरेशन आ रहा है, सेम आ रहा है। तीनों फ्रीक्वेंसीज में करंट हमारे पास सेम आ रहा है, लेकिन डिफरेंट क्या आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम एक स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी, यहां पर आ जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या देखते हैं, हम दो अलग अलग मेटल प्लेट लेके चलते हैं। एक मेटल प्लेट ए लेके चलते हैं और एक मेटल प्लेट बी लेके चलते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे पास एक कम से कम एनर्जी हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, जिसको हमने पढ़ा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो कम से कम फ्रीक्वेंसी। तो देखो स्टार्टिंग में जब तक हमारे पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं आएगी तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आते, और तब तक हमारे पास करंट भी नहीं आता और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी जीरो ही होगा तब तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे हमें नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ना शुरू होगा। तो यहाँ से क्या होगा कि फर्स्ट मेटल प्लेट के लिए हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली इंक्रीज करता है। ऐसे ही हमारे पास सेकंड प्लेट के लिए अगर मैं लेके चलूं, ये सेकंड टाइप की प्लेट है, तो ये लीनियरली इंक्रीज करता है। इसको V0 डैश ले लेते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है,
तो देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए इसको हम जिस फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 आ रहा है, इसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 आ रहा है। स्टार्टिंग में देखो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं इंक्रीज कर रहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां से बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 आ रहा है, उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, यहां से हमने क्या पढ़ा आज, इसमें हमने पढ़ा कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या बढ़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास सेम रहता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब बढ़ता है, जब हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है, लेकिन एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आती है, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें हमारे पास आएगा रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन निकालना है। देखो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जितनी भी एनर्जी हम फॉल कराते हैं मेटल सरफेस में, उसमें से कुछ पार्ट एनर्जी का हमारे पास यूज होता है इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, और बाकी की जो एनर्जी है वो किस में यूज होती है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है मेटल सरफेस से उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो यानी कि जो भी एनर्जी हम फॉल करा रहे हैं, ई मान लो ई एनर्जी की लाइट मैंने फॉल कराई, उसमें से ई नॉट एनर्जी हमारे पास यूज होगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और बाकी एनर्जी किस में जाएगी, इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में यूज होगी, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एच न्यू। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा एच न्यू, और ये आ जाएगा एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच, दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये आएगा न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारे पास वर्क डन होता है वो हमारे पास एनर्जी ही होती है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज हमारे पास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारे पास ई चार्ज है, और पोटेंशियल हम कितना लगा रहे हैं, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे इसमें काइनेटिक एनर्जी की, तो ये आ जाएगा ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है, ये किस किस के बीच में रिलेशन आ रहा है, देखो दिखाई दे रहा है हमें, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से देखो फ्रीक्वेंसी हमें पता है न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, एंड न्यू नोट को क्या लिखेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सी बाय लैम्डा नोट, ठीक है। तो लैम्डा नोट यहाँ पर सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा नोट यहां पर होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल सरफेस, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल सरफेस। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी मेटल सरफेस की। अब ये दोनों वैल्यूज भी हम यहाँ पर पुट करेंगे, न्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे, न्यू नोट की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो ये आएगा ई वी नोट इक्वल टू, ये आएगा एच, ये आ जाएगा सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नोट। सी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो ये आएगा ई वी नोट इक्वल टू, ये एच सी बन जाएगा, ये आएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नोट। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल सरफेस और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। ये आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है मेटल सरफेस की, और ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ये दोनों इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, ठीक है। अब इसमें कुछ हमारे पास ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो पहले हम ग्राफ देखेंगे किस किस के बीच में
फ्रीक्वेंसी न्यू के बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट के बीच में। देखो हमने अभी एक रिलेशन निकाला था, वो रिलेशन हमारे पास क्या था कि ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और ये जो आता है हमारे पास एच न्यू नॉट, ये हमारे पास क्या आता है, ये वर्क फंक्शन आता है, यानी कि वो एनर्जी जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो ये होती है। इसको हम वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन को हम फाई नोट से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ई वी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस ये आ जाएगा फाई नोट। इसको फाई नोट से दिखा सकते हैं, ये हमारे पास वर्क फंक्शन है। ठीक है, और ई यहाँ पर अपॉन में चला जाएगा तो ये आ जाएगा वी नोट इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस फाई नोट बाई ई, ये आ जाएगा। अब देखो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, वर्क फंक्शन भी कांस्टेंट है, ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगी। यहाँ पर देखो एच प्लेन कांस्टेंट है, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ई हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है। तो एच और ई ये दोनों कांस्टेंट है, तो वेरिएबल यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। तो यानी कि हमारे पास जो वी नोट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, न्यू के। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम ये चीज पहले निकाली भी थी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं हम इंसिडेंट रेडिएशन की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। डिफरेंट वैल्यू आती थी हमारे पास ग्राफ में इसकी, तो यहाँ से ये इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारे पास इक्वेशन आती है, स्लोप की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर देखो c इंटरसेप्ट हमारे पास ये आ रहा है फाई नॉट ई, और m यहाँ पे कांस्टेंट जो स्लोप आ रहा है वो h बाई ई आ रहा है, और x हमारे की जगह पे v वेरिएबल आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इसका जो ग्राफ आता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के और इसके बीच में, और ये हमारा v नोट होता है, तो यहाँ पर ये थीटा होता है। ठीक है, तो स्लोप जो आ रहा है हमारे पास टेन थीटा वो आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये स्लोप है आपका, ये h बाई ई ये स्लोप है, तो ये आ जाएगा आपके पास h बाई ई। इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो m यहाँ पर स्लोप होता है, m को लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप। तो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे, m की वैल्यू आ रही है h बाई ई, तो ये स्लोप हो जाएगा। और इसी को जब मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर, तो ये इसको इंटरसेक्ट करेगा माइनस फाई नॉट बाई ई, ये आपका इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये स्लोप आएगा। यहां से देखो हमने ये प्रूव किया है कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, स्लोप इसका आता है h बाई ई, वो हमने यहाँ से भी निकाल लिया, और इंटरसेप्ट जो आ रहा है इसका माइनस के फाई नॉट बाई ई आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं वो करते हैं हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब देखो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है वो भी इंक्रीज होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो इसका क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। अब देखो इसमें जो रिलेशन निकाला था हमने काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या आता है हमारे पास, वो आता है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ठीक है, इसको हम वर्क फंक्शन से ही लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, एच न्यू माइनस फाई नोट, ये आ जाएगा। अब देखो ये कांस्टेंट, इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो देखो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है न्यू के, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है, तो इसका भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, ये न्यू नोट फ्रीक्वेंसी आएगी, और इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो इसका इंटरसेप्ट जो आएगा, यहाँ पर देखो इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन के साथ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर m जो स्लोप आ रहा है वो h आ रहा है, तो ये थीटा एंगल होगा, तो टेन थीटा जो आएगा वो स्लोप होता है, वो आएगा h आपके पास, ये स्लोप होगा। ठीक है, और इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो माइनस फाई नोट आ रहा है, तो जहां पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये माइनस फाई नोट। ठीक है, ये आपका इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ग्राफ इसमें आ जाएंगे,
फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, और फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, दोनों में ग्राफ आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्राफ हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी के बीच में और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या ग्राफ आएगा वो देखेंगे, और एक इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में क्या ग्राफ है वो हम देखेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी, हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में से बाहर निकाल सके। तो देखो जब तक हमारे पास वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल नहीं होगी फ्रीक्वेंसी, तब तक हमारे पास कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं निकलेंगे मेटल सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे तो करंट भी नहीं आएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक तो बिल्कुल भी करंट उसमें कुछ नहीं आएगा। उसके बाद करंट आना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट हमारे पास सेम रहेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और करंट हमारे पास डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी फॉल कराएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, उससे ही उतना ही ज्यादा करंट आता है हमारे पास, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां से हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो कांस्टेंट रहेगा फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या आएगा, हमारे पास करंट हमारे पास इंक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं और हमारे पास करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे हम। फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं, जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो एनर्जी सेम रहेगी, यानी कि सेम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इंटेंसिटी बढ़ाने से, लेकिन वो सेम एनर्जी से बाहर आएंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसेल। फोटोसेल क्या है हमारे पास कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो इसलिए हमने इसका नाम फोटो सेल रखा हुआ है। फोटो मीन्स लाइट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह यहाँ पर हमारे पास एक सेमी सिलेंड्रिकल एक एमीटर प्लेट लगी हुई है जो कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, वही एक स्विचेबल E = h न्यू स्विचेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे फॉल करती है। ठीक है, ये हमारे पास एनोड है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एनोड उनको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके वो इस वायर में से फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से इसमें माइक्रोमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, यानी जितनी भी लाइट इस पर फॉल करती है वो यहाँ पे इसमें करंट आ जाता है। तो यानी कि लाइट एनर्जी एक करंट में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें देखो ये हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ग्लास बल्ब लगा लो, इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब। इसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, एक हमने एमीटर, सेमी सिलेंड्रिकल एक एमीटर लगाया हुआ है, कैथोड यानी कि एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है हमारे पास मेटल्स की, जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये एनोड है हमारे पास, और ये माइक्रो एमीटर लगा रखा है जो स्मॉल करंट को मेजर करता है। यहाँ पर हमने बैटरी का पॉजिटिव लगा रखा है, क्योंकि एनोड को पॉजिटिव देंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ये उसको कलेक्ट करेगा। तो देखो जब यहाँ पर स्विचेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इस पे फॉल करेगी, तो जैसे ही लाइट इस पे फॉल करेगी, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, मेटल प्लेट्स है तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, तो वो प्लेट से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके सरफेस से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमने दे रखा है इसको पॉजिटिव। ठीक है, ये देखो एनोड को हमने कनेक्ट कर रखा है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है तो यहाँ पर पॉजिटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट से बाहर निकल रहे होंगे ये क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सारे पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो वायर में फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट आई इधर आएगा, तो करंट आई इसमें ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां से ये इसमें जाके सर्किट को कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करके इसमें करंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो तभी हम इसको फोटोसेल बोलते हैं। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं हमारे पास। क्या क्या एप्लीकेशंस आ जाती हैं इसकी, देखो
यूज इन टेलीविजन कैमरा फॉर टेलीकास्टिंग सीन्स, यानी कि जो टेलीविजन में जो भी पिक्चर होती है उसको दिखाने के लिए उसमें यूज करते हैं हम, ठीक है। यूज इन काउंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जैसे फोटोन्स है, उन्हीं को ही काउंट करना हो काउंटिंग डिवाइस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फायर अलार्म में यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, क्योंकि वहां पे लाइट निकलती है, लाइट से वो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ स्टार, स्टार के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट के डिटर्मिनेशन में भी हम इसको यूज करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट अगर निकालना हो तो उसमें भी हम क्या करते हैं, फोटोसेल का यूज करते हैं। ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट हमारे पास है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। देखो लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है, लाइट के पास जो है पार्टिकल नेचर भी होता है। कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जैसे इंटरफेरेंस हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया, ये फिनोमिना हम लाइट को एज ए वेव लेके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ फिनोमिना है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ये फिनोमिना ऐसे हैं जिनको हम लाइट को एज ए पार्टिकल लेके ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया, डी ब्रोगली ने बताया हमें कोई भी एक मटेरियल पार्टिकल है, अगर वो मोशन में है तो उससे एक वेव निकलेगी, और जो वेव उससे निकलेगी उसको डी ब्रोगली वेव का नाम दिया, और उसकी जो वेवलेंथ थी उसको डी ब्रोगली वेवलेंथ का नेम दिया, ठीक है। तो उसने बताया अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास एच न्यू, और न्यू हमारे पास क्या होता है सी बाय लैम्डा, न्यू हमारे पास होता है सी बाय लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ई आ जाएगा हमारे पास एच सी बाय लैम्डा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने भी मास एनर्जी रिलेशन दिया था हमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी में E इज इक्वल टू क्या था हमारे पास एम सी स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो ये भी E के इक्वल आ रहा है, ये भी E के इक्वल आ रहा है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये देखो ये भी E के इक्वल है, ये भी E के इक्वल है, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो देखो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा एम सी, ठीक है। तो यहाँ से वेवलेंथ निकाल लेंगे हम लैम्डा, एच बाय एम सी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वेवलेंथ आ जाएगी जो किसी भी फोटोन से हमारे पास वेव निकल रही होगी, क्योंकि m यहाँ पर मास होगा फोटोन का, और c हमारे पास जो होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी फोटोन की, ठीक है। तो यहाँ पर ये m होगा मास ऑफ फोटोन, और c यहाँ पर होगी वेलोसिटी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो ये हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी, कोई भी फोटोन से जो वेव निकलेगी उसकी वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा, इस रिलेशन से हम बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई मटेरियल पार्टिकल है, लेट कर लो इफ ए मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, velocity v, then its wavelength, तो उसकी वेवलेंथ क्या आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी वेवलेंथ जो आएगी वो एम बी आएगी। यहाँ पर v हमारे पास वेलोसिटी होगी मटेरियल पार्टिकल की, m उसका मास होगा, h प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा जो उससे वेव निकलेगी उसकी वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, अगर उसके पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है, तो देखो कोई भी मटेरियल पार्टिकल है अगर उसके पास मास है उसके पास वेलोसिटी है, तो उससे एक वेव निकलेगी हमारे पास जिसकी वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी लैम्डा होगी। अब यहीं से एक दो केस आ जाते हैं। अगर हमारे पास देखो कोई मटेरियल पार्टिकल है, अगर उसकी वेलोसिटी v हमारे पास क्या है वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है, अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी कम होगी,
ठीक है। और अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि लैम्डा यहाँ पर क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है वेलोसिटी के। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेकंड हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे पास आ जाएगा, अगर हमारे पास वेलोसिटी जीरो हो जाए तो यहां पे लिखते हैं इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो लैम्डा हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा हमारे पास ये था h बाय तो m इंटू जीरो, तो लैम्डा हमारे पास क्या हो जाएगा h बाय जीरो, तो समथिंग बाय जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। इसका मतलब उस पार्टिकल से जिसकी वेलोसिटी जीरो होगी तो उससे जो वेव निकल रही है वो हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। इट मीन्स क्या है कि उस वेव को हम विजुलाइज नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते हम उस वेव को, ठीक है, जो उस पार्टिकल से वेव निकलेगी। दूसरा हमारे पास क्या है कि जो डी ब्रोगली वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बन सकती, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो चार्ज पार्टिकल के मोशन से आती है, ठीक है। तो डी ब्रोगली वेव हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बन सकती। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। अब हमने रिलेशन निकालना है इन दोनों के बीच में। तो फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी से the average kinetic energy of a particle at temperature T केल्विन टेम्परेचर पे जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी पार्टिकल्स की वो क्या आती है हमारे पास, वो आती है K इज इक्वल टू 3/2 kT। K यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K हमारे पास है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद है, ठीक है। और अगर कोई भी एक पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल्स क्या कर रहा है, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल का कुछ मास भी होगा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ ए particle of mass m moving with velocity v, then its kinetic energy is, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, K इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो उसके पास मोमेंटम होगा, देखो पार्टिकल है तो पार्टिकल के पास मास भी है और पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी भी है, v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज, तो वो आ जाएगा P इज इक्वल टू mv। m पार्टिकल के पास मास है और v वेलोसिटी से वो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाता है, मोमेंटम आ जाता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा इसको रीअरेंज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करता हूँ और m से करता हूँ डिवाइड। तो देखो m v स्क्वायर मैंने क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया। इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा mv का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे आ जाएगा 2m। और mv हमारे पास क्या होता है, यहाँ से देखो वैल्यू रखेंगे तो k हमारे पास यहाँ पे p की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे mv, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर बाय 2m। तो इसको रीअरेंज करके हमारे पास k जो काइनेटिक एनर्जी है वो p की टर्म में ये आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम इस रिलेशन से आपस में रिलेटेड होते हैं। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा p स्क्वायर बाय m। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, p स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2mk। हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2mk आ जाएगा, स्क्वायर का इस पे अंडर रूट चला जाएगा, तो p स्क्वायर p हमारे पास क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2mk। और यहाँ पर जो हमने ये काइनेटिक एनर्जी निकाली थी इसको हम वापिस यहीं पर पुट करेंगे k की वैल्यू को, तो p हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट
2m, k की वैल्यू आएगी 3/2 kt। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा p हमारे पास आ जाएगा √3m kt। ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास मोमेंटम आ गया। अब देखो हमने कैलकुलेट करनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास क्या आएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास होती है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो पी की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे वापिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी की वैल्यू आ रही थी √3m kt। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो देखो लैम्डा यहां पर वेवलेंथ है, ठीक है, और टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो ये रिलेशन आ जाएगा, वेवलेंथ के और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन आ जाएगा। यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, उसको हमने एक वी पोटेंशियल अप्लाई किया है, उसके बीच में हमने एक इलेक्ट्रॉन को रख दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E having mass m is accelerated through a potential V, then gain in kinetic energy of electron इज क्या आ जाएगा, हाफ mv²। तो यानी कि अब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सेलरेट कराएंगे वी पोटेंशियल अप्लाई करके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, हाफ mv²। m हमारे पास मास है इलेक्ट्रॉन का, v हमारे पास वेलोसिटी है। अब जो वर्क डन हुआ है इलेक्ट्रॉन पे, तो वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो वर्क डन हुआ है तो वो क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चार्ज कितना है हमारे पास, E, पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है V, तो ये भी हमारे पास एक तरह से एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, तो EV इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ mv²। ये जो एनर्जी हमारे पास आई है, इसको और इसको काइनेटिक एनर्जी को दोनों को इक्वल रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो V यहाँ पर पोटेंशियल है और स्मॉल v हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 2eV/m, कैपिटल V पोटेंशियल है, तो V हमारे पास आ जाएगा √2eV/m। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो मूव करेगा। अब हमने क्या करना है, यहां से मोमेंटम निकालेंगे, कितना मोमेंटम आएगा उसमें, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आएगा P इज इक्वल टू mv। V की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो P हमारे पास क्या आ जाएगा, EV/m। तो देखो इसको कैंसिल करोगे, इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 1 है, तो ऊपर √m बचेगा, तो P हमारे पास आएगा √2eV/m। ये हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा। हमने निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू हमने निकाली है वो यहाँ पर पुट करेंगे हम इधर, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा h/2eV/m। ठीक है, अब यहाँ पर जो me होगा, m जो होगा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसको me भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास रखना है हमने, v हमारे पास जो है वो पोटेंशियल है, जो हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो लैम्डा आ जाएगा, ये आएगा 6.63 इंटू 10⁻34। 2 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कोलम,
और v हमने निकालना, मास कितना होता है 9 इंटू 10⁻31 इंटू वी ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको ऐड करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 50, तो लैम्डा 6.63 इंटू 10⁻34। तो ये वैल्यू ऐसी 2, 1.6 और 9 और ये आ जाएगा 10⁻⁻50 इंटू में वी भी आएगा साथ में। अब देखो इसको अंडर रूट से बाहर ले लेंगे हम, तो आएगा 6.63 इंटू 10⁻34, 2 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू वी। 10⁻50 है, तो जब इसको अंडर रूट से बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻25। तो ये ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो लैम्डा आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर प्लस हो जाएगी तो ये ऐड हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू वी, ये आ जाएगा। तो ये बन जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, अपॉन में ये आएगा नीचे 2 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू वी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास 12.27 अपॉन अंडर रूट वी इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और ये हमारे पास यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम की, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12.27 बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, सिर्फ जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं वो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल अगर हमें पता है तो हमने वेवलेंथ निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं। तो v पोटेंशियल हमने अप्लाई किया था, तो उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ हमारे पास ये आ रही है। अगर मैं v की वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं।